नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और जय भोलेनाथ। क्योंकि कल से मैं देख रही हूँ बनारस में रौनक लगी हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और रात को अखिलेश यादव का। अनुराग जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने बहुत चुनाव देखे हैं और आप उन पॉलिटिशियंस में से हैं जो यूथ बीजेपी के विंग को खड़ा कर कर आए हैं। सड़कों पर आपने तिरंगा यात्रा करी थी कश्मीर में इन द गुड ओल्ड डेज। हिमाचल में कई चुनाव आपने जीते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जैसे नेताओं को यू मस्ट बी गेटिंग अ फीलिंग फ्रॉम द ग्राउंड कि क्या होने वाला है। नब्ज पता चल जाती है चुनाव की। मैं पूछना चाहती हूँ इस बार नब्ज क्या है इस चुनाव? आएंगे तो योगी ही, क्योंकि ज़मीन पर आप देखें काशी में जहाँ पर हम बैठे हैं, मेरा 2010 में, 2011 में, 2014 में, 2017, 2019 ये 5 बार तो कम से कम यहाँ पर आना हुआ, जो मुझे प्रमुखता से याद है। मैंने काशी को जो बदलते देखा है, सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ उसको बचाना, संवारना, सौंदर्यकरण करना, बाबा विश्वनाथ धाम को बनाना, घाटों का सौंदर्यकरण करना, फ्लाईओवर्स, रोड बनाना, रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे बनाना, बहुत कुछ बदला है। एक तरह से आधारभूत ढांचा बहुत सुदृढ़ हुआ है और ये जो आधारभूत संरचना है कहीं ना कहीं यहाँ के पर्यटन को पंख लगा रहा है, रोजगार स्वरोजगार के अवसर दे रहा है। और यहाँ की जनता कहती है जो काशी को संवारे हैं वो मोदी जी सबके प्यारे हैं और ये मोदी जी लोगों के मन में बसते हैं। कल के रोड शो में जो जनता उमड़ उमड़ कर बाहर आई है वो अपने आप में दिखाता है। लोग कहते हैं टिकट किसी को भी दिया हो, वोट तो कमल पर ही पड़ेगा क्योंकि मोदी जी चाहिए। और जो 5 साल पुरानी लोग बात याद करते हैं, देखिए एक ही दिन में 2 शो थे। आप होटल में जाएंगे तो होटल वाले कहेंगे समाजवादी पार्टी के लोग आए, तोड़फोड़ की, गुंडागर्दी की, इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं। रोड शो में जाएंगे तो वहां पर भी कोई महिला जा रही है, उसके साथ बदतमीजी कर दी, दुकानदार के साथ कर दी, राह चलने वालों के साथ कर दिया और पुलिस वालों तक लाठी चलाने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर दिया। तो हुल्लड़बाजी, अपराधी, माफिया की पृष्ठभूमि वाले लोग समाजवादी पार्टी के साथ नजर आएंगे। उनको देख के ही लोग कहना शुरू कर देते हैं कि जो है यूपी के विनाश का पहिया अखिलेश भैया, अखिलेश भैया। तो ये जो यूपी के विनाश का पहिया, कोई वापस विनाश चाहता नहीं है। तो मुद्दा क्या है इस वक्त काशी में? बहुत कल से मैं देख रही हूँ काशी में बाबा भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इसकी बहुत चर्चा है आम लोगों के पास भी और बीजेपी के नेता भी इस पर बहुत गौर कर रहे हैं। पर रात को जब रोड शो खत्म हुआ तो अखिलेश बाबा भी वहीं भोलेनाथ मंदिर गए। सुबह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गए। जब बाहर आए तो सबके यहाँ पर चंदन लगा हुआ था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि धर्म हिंदू सबका है और सब मान्यता रखते हैं। तो बीजेपी सिर्फ हिंदुइज्म को या ये जो बाबा भोलेनाथ का जो मंदिर है ये हमारी वजह से है, हमने बनाया इसीलिए हमें वोट दें, ये अप्रोप्रिएशन क्यों है? ये मुझे लगता है आपने कहा होगा, हमने तो ये कहा कि जो हमारे ऊपर प्रश्न उठाते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं, ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे, तंज कसते थे हमारे ऊपर कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे, ये भी साथ में कहते थे सपा के लोग। भाजपा आई, पूर्ण बहुमत से आई, दुनिया के प्राचीनतम शहर काशी में, बनारस में हमने दुनिया की आधुनिक सुविधाएं देने का काम किया है। तो सांस्कृतिक धरोहर पर इस क्षेत्र का विकास किया है, बचाया भी और साथ में विकास किया भी। ये अंतर है। ये लोग जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते होंगे, तुष्टीकरण करते होंगे, हम नहीं करते हैं। हम सत्ता में आए, सबके लिए काम किया, सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ काम किया। और मैं कह सकता हूं 43 लाख गरीबों को पक्के मकान दिए, हर घर को बिजली देने का काम किया,
1,86,00,000 बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया, 28 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम किया, 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार मुफ्त में राशन दिया, हर घर को नल से जल देने का काम जो शुरुआत की है, बैंक खाते जो खोले हैं सबके, शौचालय जो हर घर को बना कर दिया। नाविका जी, हमने ये नहीं पूछा हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो, जो गरीब और जरूरतमंद था उसको देने का काम किया है। तभी लोग कहते हैं मोदी योगी जी ने जाति धर्म से उठकर बढ़ाया सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण, सबसे पहले गरीब कल्याण। और ये गरीब कल्याण के मूल मंत्र के साथ जो काम किया है, इसके कारण एक बड़ा वर्ग लाभार्थियों का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। उन्होंने देखा है कि इंदिरा गांधी, नेहरू जी से लेकर बाकी सब लोग चुनावी बेला है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर भी आपको नजर आएंगे। बनारस से निकल रहे हैं, आज आखिरी दिन है रैलीज का, और मुझे भी मिर्जापुर जाना है। बिल्कुल, लेकिन आपको मैं इतना ही जाना कहूंगा कि हमने गरीब कल्याण के लिए जो काम किया है, ये हमें अलग करके दिखाता है। बसपा सपा कांग्रेस आई, गरीब के नाम पर वोट पाती थी, लेकिन अपने नोट कमाने का काम करती थी। मोदी जी, योगी जी की छवि देख लीजिए, 1 रुपए का कोई आज तक आरोप नहीं लगा पाया। और मैं योगी जी को तब से देखता हूं जब हम सांसद थे इकट्ठे। योगी जी सीनियर थे, 3 बार तो हम इकट्ठे सांसद रहे। योगी जी सवाल उठाते थे जापानी बुखार का और गैंग वॉर का। जब सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, जापानी बुखार और गैंग वॉर को समाप्त करने का काम किया। मुजफ्फरनगर से मऊ तक माफिया राज को साफ करने का काम किया। मच्छर और माफिया से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जहां केंद्र की मोदी जी की योजनाएं हैं, उसके कारण यहां पर आगे बढ़ाने का काम किया है, लागू उनको प्राथमिकता के साथ किया है। तो फिर अनुराग जी, ऐसा क्यों है कि लोग कहते हैं कि पूर्वांचल का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल चुनाव है? आपके यहाँ के जो लीडर थे, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या चौहान जी हो, तो पूर्वांचल इज द टेस्ट ऑफ द बीजेपी। ऐसा क्यों है? अगर इतना कुछ काम हुआ है और यहाँ पर पूर्वांचल में योगी जी भी यहाँ से लड़ते हैं और प्रधानमंत्री की भी काशी से लोकसभा सीट है, पूर्वांचल आपके लिए चैलेंजिंग क्यों बताया जाता है? देखिए, आपके सवाल में ही उत्तर है। 2014, 2017, 2019 में भी पूर्वांचल को लिटमस टेस्ट कहते बहुत चुनौती भरा है। लेकिन 2014 और 19 में पूर्वांचल ने ही देश को प्रधानमंत्री दिया, 2017 में ही पूर्वांचल ने उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया। और ये तीनों बार कमल ही खिला है, मोदी जी और योगी जी को ही पद मिला है। और चौथी बार फिर 300 पार भारतीय जनता पार्टी करने के लिए तैयार है, क्योंकि भगवा में पूर्वांचल हो गया है। और ये उन लोगों के लिए कड़ा जवाब है नाविका जी, जो कहते हैं भगवा जंग का रंग है। हाँ, ये डिम्पल यादव जी ने कहा है, तो आप भगवा। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग जब 2014 में भी हारने वाले थे, इन्होंने कैसे कैसे चुनाव जीता, मैं आपके सामने क्या कहूं। तो हमारे सुब्रत पाठक जी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया, गैंगस्टर का, जिसके ऊपर कभी जिंदगी में कोई मुकदमा नहीं, सीधा गैंगस्टर का हो गया। कोर्ट ने निर्णय दिया 2 दिन पहले कि अधिकारियों का दुरुपयोग करके अखिलेश जी और डिम्पल जी ने एक काम करवाए। इस तरह की राजनीति एक और अपराधियों को, आतंकियों को संरक्षण देने का काम करती हैं, और दूसरी ओर गलत मुकदमे दर्ज करने का काम करते हैं। और जो भगवे का अपमान करते हैं, मैं उनको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, मैंने कई सभाओं में भी कहा कि सूर्योदय का रंग है भगवा, तिरंगे की शान है भगवा, महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज के झंडे का रंग है भगवा, स्वामी विवेकानंद के वस्त्र का रंग है भगवा। मैं भी भगवाधारी, हम सब भगवाधारी। मैं पूछना चाहती हूँ, कल जो रोड शो था अखिलेश यादव का, वहाँ लोग बुलडोजर के ऊपर साइकिल लगाकर घूम रहे थे, क्योंकि बुलडोजर बन चुका है एक चुनाव चिन्ह। अगर आप रजिस्टर करना चाहें तो मुझे लगता है कि कमल का ऑल्टरनेटिव बीजेपी का उत्तर प्रदेश में बुलडोजर हो सकता है, क्योंकि बुलडोजर की इतनी भाषा बोली गई है। कल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बुलडोजर के ऊपर साइकिल चलाकर घूम रहे थे। ये गिमिक्री है या इसमें एक मैसेज है? अखिलेश जी ने स्वयं संदेश दे दिया, साइकिल लगी है नुमाइश में, नहीं आ रहे 22 में। ये कैसे आपने प्रूव कर दिया? देखिए ना जी,
उन्हें बता दिया बुलडोजर के कारण साइकिल नहीं आ रही है, क्योंकि बुलडोजर वाले बाबा ने अपराधियों से, माफियों से गरीबों की सरकार की जमीन 64,000 हेक्टेयर लगभग 1.5 लाख एकड़ भूमि खाली कराई है। ये आवासीय पट्टे पर गरीबों को दी जाएगी पक्के मकान बनाने के लिए, विश्वविद्यालय बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए। और ये साइकिल पंचर हो चुकी है, ये सबने देख लिया है। इसलिए मैंने कहा साइकिल लगी है नुमाइश में, नहीं आ रहे अखिलेश 22 में। लेकिन ऐसा भी तो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी एक सरकार दूसरी बार पिछले 35-40 सालों में तो दोबारा चुनकर नहीं आई है, तो इतिहास बदलना है। देखिए, तो कैसे? 2014 में भी नाविका जी लोग कहते थे कि एक और देश को लूटने वाली कांग्रेस जो सबसे पुरानी और सबसे भ्रष्ट पार्टी है, और दूसरी तरफ मोदी जी आए, कांग्रेस वालों ने कहा मोदी जी चाय बेचने वाले हैं। देश की जनता ने निर्णय किया, देश बेचने वाली कांग्रेस को हरा दिया, चाय बेचने वाले ईमानदार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। 14 में भी, 2019 में आप लोग कहते बीजेपी क्या 200 पाएगी, हमने 272 छोड़िए 303 सीटें पाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए 2017 में, आप लोगों ने कहा क्या बीजेपी 200 करेगी, 200 भी आप दूर की बात करते थे। सब लोग कहते थे ये तो 20, 30, 40 सीट पाते हैं, ये क्या करेंगे। उस समय भी मोदी जी की हवा चली, मोदी जी के प्रति जो प्यार है, 325 सीटें भाजपा और गठबंधन ने पाई। और अब की बार फिर भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली। अनुराग जी, मैं इसलिए भी ये सवाल पूछती हूँ कि आपने सही कहा, 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, बीजेपी को बहुत बढ़त मिली और बहुमत भी मिला, लेकिन जनता जो है उसे हमेशा खुश रखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहती हैं। आपने इतना कर दिया तो कल आपसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, और एक बदलाव की चाहत भी होती है। एंटी इनकम्बेंसी भी एक फिनोमिनन है जिस पर कई लोगों ने पॉलिटिकल एनालिसिस किया है। आपको नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? देखिए, उन लोगों के लिए एंटी इनकम्बेंसी होती थी जो गरीब के नाम पर वोट मांगते थे और नोट कमाने का काम करते थे, सत्ता से बाहर जाते हुए दीवारें तोड़कर टोंटी चुराने का काम भी करते थे। तो जनता तो साफ कहती है जो टोंटी चुराते हैं वो रोटी क्या देंगे। और जहां तक आपने सपा के गठबंधन दलों की बात कही, वो अपनी सीट भी जीत जाएंगे तो मैं आपके सामने फिर इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूं। मैं इसलिए कहता हूं, किसकी बात कर रहे हैं? Now let's talk names. जो हर 5 साल बाद स्वामी बदल लेते हैं, जनता उनको अपना स्वामी कभी नहीं चुन सकती। वो कहते हैं आपने उन पर अटैक करवाया क्योंकि आप घबराए हुए हैं उनसे। बीजेपी का अटैक था, जानलेवा हमला था, और उनकी जो बेटी है, जो सांसद है बीजेपी की, उन्होंने ऐसा कहा है। देखिए, तो ये कौन सी पार्टी विद द डिसिप्लिन वो है? लाठी लेके हाथ में चली, जिनके पास अनुमति नहीं थी 20 गाड़ियां लेके काफिला लेके चले, दूसरे के रोड शो में आके गाली गलौज करना, दंगा फसाद करना, वो करने का काम किया। ये इनकी पुरानी आदत हो सकती है, लेकिन जनता बहुत समझदार है। गरीब जानता है कि उसको पक्का मकान, शौचालय, बिजली का कनेक्शन, महीने में 2 बार मुफ्त में राशन, बैंक का खाता, खाते में पैसा और पानी का कनेक्शन से लेकर 5 लाख की सुविधा मोदी जी, योगी जी ने दिया है। बाकियों ने कुछ नहीं दिया, और बाकियों तो को भी फ्री जनता बिजली, फ्री शुगर केन की जितनी बकाया है वो दे देंगे, और किसानों को ऋण माफ कर देंगे, तमाम प्रॉमिसेस उन्होंने भी किए। सपा की सरकार में बिजली का करंट नहीं आता था, बिजली नहीं आती थी, तारों पे कपड़े सुखाए जाते थे। आज उन्हीं तारों में 24 घंटे बिजली देने का काम योगी जी ने किया है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा आपने बनाया इस चुनाव में। क्या लॉ एंड ऑर्डर इनफ है किसी आम आदमी की जिंदगी के लिए? क्या जनता कुछ और नहीं देखेगी? और दूसरी तरफ आपने साइकिल के चिन्ह को कुछ लोगों का कहना है कि इतने आड़े हाथों लिया कि वो आम आदमी का चिन्ह भी है। साइकिल में जाने वाला मतलब बहुत ऑर्डिनरी सा आदमी, बहुत आम सा आदमी जो रोज़ अपनी जद्दोजहद से ज़िंदगी काटता है। तो कहीं ना कहीं आपने साइकिल के साथ इनजस्टिस तो नहीं की?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आपने कहा वो टेरर का प्रतीक। देखिए, हमने कहा 2008 के बम धमाकों में जो आतंकवादी थे, जिन्होंने 26 लोगों की जान ले ली, सैकड़ों को घायल कर दिया, उन आतंकवादियों के खिलाफ मोदी जी ने उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए उनको पकड़ने का काम भी कराया, एसआईटी का गठन भी किया। न्यायालय का फैसला चौथे चरण के लगभग आसपास आया और आतंकी के सीधे तार अखिलेश यादव जी की पार्टी से जुड़े थे। आतंकी का पिता मिस्टर समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी के साथ 5-5 फोटो आती है, मुख्यमंत्री रहते हुए के समय की उनके घर की आती है। क्या कनेक्शन है आतंकी और अखिलेश यादव जी के परिवारों का? तो अखिलेश, तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, यही नहीं, अपराधी, माफिया, गुंडे जितने उत्तर प्रदेश के इकट्ठे करोगे, सबकी फोटो अखिलेश जी के साथ नजर आएगी या उनका संरक्षण उनको पाए। जहरीली शराब से 10 लोग चुनाव के टाइम पे मरे। रंगेश यादव और अखिलेश यादव का क्या कनेक्शन है? इनकी पार्टी के सांसद का भांजा उन्हीं के घर पे रहता है। दलित बेटी की अपहरण और हत्या हुई, उन्नाव की बेटी की। अखिलेश जी ने क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के नेता को रोका, दलित बेटी बच जाती? क्यों? क्योंकि इनकी पार्टी में है ही ये। और आप महिला हैं, आप जो कहती हैं क्या सुरक्षा से होता है, मैं कहता हूं सुरक्षा के बिना नाविका जी कुछ नहीं होता है। आप घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। शाम के 7 बजते थे, लोग घरों में वापस आते थे, व्यापारी दुकान को ताला लगा के गले में से पैसे निकाल कर लाता था। दिन में 2 बार घर को पैसा भेजता था, कहीं शाम को ज्यादा ना हो जाए। सुरक्षा ही आधार है समृद्ध और संपन्न समाज का या देश का। बॉर्डर सुरक्षित है। इसका कॉन्ट्ररी अगर मैं आपको कहूं, लोग कहते हैं कि सुरक्षा नहीं है, गोल्ड की चेन पहन के मत जाओ। दूसरी तरफ महंगाई है, गोल्ड की चेन पहनने के, खरीदने के पैसे ही नहीं है, तो सुरक्षा क्या करेगी? महंगाई मुद्दा नहीं है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, यूपीए की सरकार को देखिए, 2013-14 का एक ही साल का बताता हूं, 13% महंगाई दर थी। आज क्या है नाविका जी? मैं ये जानती हूँ कितनी कि महंगाई दर है? 6% तक है, 5.5-6 के बीच में घूम रही है। लेकिन कोविड काल के बाद, स्लो डाउन के बाद लोगों की आमदनी कमी है। 6% भी लगती है। मैं गृहिणी हूँ, मैं किचन चलाती हूँ और मैं ऑफिसेज में भी काम करती हूँ, मैं अपने सहयोगियों के साथ बात करती हूँ। कितनी मुश्किल है और कितने लोगों की नौकरियां गई हैं, ये भी एक मुद्दा है। मुझे लगता है आप आंकड़े देखिए, रोजगार स्वरोजगार के अवसर कोविड के टाइम पे भी जितने उत्पन्न हुए, वो अपने आप में बहुत सारी नई फील्ड्स भी शुरू हुई हैं। और ये आंकड़े जो पूरा सरकारी देश एंटरप्रेन्योर बन गया है। नहीं, जब रोजगार स्वरोजगार कारोबार के अवसर मिलते हैं तो साथ ही साथ उसके लाभ भी होता है। नए नए क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट्स भी आई हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर 2014 में जिस तरह से कांग्रेस सत्ता छोड़कर गई थी, हमने आने के बाद आपदा के समय भी 9.2% विकास दर है। 9.2%। दुनिया भर की बड़ी इकॉनमीज में से सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक भारत है। यही नहीं, फॉरेन रिजर्व्स कितने थे? 235 बिलियन डॉलर, आज 630 बिलियन डॉलर हुए। एक्सपोर्ट कितनी थी? 2,37,000 करोड़, आज कितने? 4,37,000 करोड़। ये बदलाव हुआ है जी। और यही नहीं, हमारे यहाँ पर एफडीआई 35 बिलियन डॉलर आती थी 2014 में। आपदा के समय भी 70-80 बिलियन डॉलर हम लेकर आए हैं। हर क्षेत्र में देखिए आगे बढ़े हैं। आपदा के समय भी किसी एक व्यक्ति को देश में भूखा नहीं मरने दिया, जान बचाने का काम किया। आपने वैक्सीन लगाई, पैसे तो नहीं दिया, नहीं दिया। अब 180 करोड़ वैक्सीन देश भर में मुफ्त दी, सरकार के खजाने से ही दी। फिर भी विपक्ष, अनाज दिया, फिर भी 3 लाख विपक्ष करोड़। इतने मुद्दे नहीं उठाता है नाविका कि जी, यूक्रेन से आप बच्चों को टाइम पर नहीं ला सके, आपने भारतीय बच्चों को वहां छोड़ दिया युद्ध के दौरान, आपने एंटीसिपेट नहीं किया। उसके बाद वो कहते हैं कि बच्चे यूक्रेन पढ़ने क्यों जाते हैं? क्योंकि भारत में एडमिशन्स ही नहीं मिलती और कैपिटेशन फीस की प्रॉब्लम है। तो मुद्दे तो अभी भी बहुत बाकी हैं अनुराग जी। मैं नहीं कहती कि कोई भी सरकार जो है उन्होंने काम नहीं किया। मैं तो कोई सवाल मना ही नहीं करता।
70-75 साल में जो कांग्रेस ने यहाँ पे व्यवस्था बना के रखी थी कि गिने चुने मेडिकल कॉलेज, कैपिटेशन फीस ज़्यादा, ये 2014 में हमारी सरकार आने के बाद हमने 5 साल में दुगने मेडिकल कॉलेज किए हैं। उत्तर प्रदेश में 15 थे, मैं केवल यूपी का उदाहरण देता हूँ, 15 थे, आज 59 मेडिकल कॉलेज हैं 5 साल में, और अगले 5 साल में हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज और आधुनिक अस्पताल होगा। देश में हर लोकसभा में हम लोग एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। आप कल्पना करके देखिए, जितने थे उससे कई गुना ज़्यादा करेंगे, लेकिन 5 साल में इतने ज़्यादा कर दिए। फैकल्टी मेंबर्स चाहिए, केवल बिल्डिंग तो खड़ी नहीं करनी, फैकल्टी मेंबर चाहिए और सब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वो सब कोर्स चाहिए। वो करके हमने 5 साल में यहाँ तक पहुँचाया है। और जहाँ तक यूक्रेन की बात है, 7 बार एडवाइजरी जारी की, अब तक गिनेंगे तो शायद 10 बार एडवाइजरी से ऊपर हो चुकी होगी। सरकार ने अपना काम किया और उसके बाद भी मां गंगा का आशीर्वाद लेकर मोदी जी गए थे, ऑपरेशन गंगा शुरू करके अब यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने का काम, लगभग 18,000 छात्रों को वापस लाने का काम किया। युद्ध के समय कोई सामान्य काल नहीं है, जहां पर बॉम्ब गिर रहे होंगे, मिसाइल अटैक हो रहे होंगे, वहां से भी भारतीय बच्चों को बाहर निकालने का काम किया। ऑपरेशन गंगा यानी यूपी से सीधा कनेक्ट यानी फोटो ऑप, ये विपक्ष का कहना है। देखिए, जिसके बच्चे वापस आए, अगर ओलंपिक्स खेलकर और पैरालंपिक्स में मेडल जीतकर भारतीय खिलाड़ी आए, मोदी जी ने अपने घर पर बुलाकर खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया, तो क्या गलत किया? नहीं करना चाहिए। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री आम जनमानस से बनारस की अड्डे पर जाकर चाय भी पीते हैं, और जो यूक्रेन से छात्र वापस आए उनसे भी मिलते हैं। दूसरे और राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, प्रियंका गांधी जी हैं, जो खुद तो विदेशी दौरों पर सैर सपाटा करने जाते हैं, लेकिन किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आते, किसी से बातचीत करने के लिए आगे नहीं आते। ये अंतर है। मोदी जी जमीन से जुड़े हैं, और जमीन पर हकीकत क्या है उसको जानने के लिए भी यूक्रेन के बच्चों से वापसी पर मिले। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी जी 2001 से लेकर 2022 तक इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कैसे बने रहे, और अब तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी बने। तो मोदी पासपोर्ट पे यूपी चुनाव जीता जाएगा या योगी पासपोर्ट पे? देखिए, एक ही पासपोर्ट के 2 पहलू हैं। मोदी जी देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई दिशा दी है और उत्तर प्रदेश की दशा ठीक की है, और ये अपराध, गुंडा माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश करने के लिए और दृढ़ता के साथ काम करते रहेंगे। पहले 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई, अब 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाएंगे। पहले 3 करोड़ युवाओं को रोजगार स्वरोजगार के अवसर दिए, अब हर परिवार से कम 1 व्यक्ति को रोजगार स्वरोजगार के अवसर देंगे। पहले कन्या सुमंगला योजना में 15,000 मिलते थे, अब 25,000 मिलेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 50,000 मिलते थे, अब 1 लाख मिलेगा। होली दीपावली पर मुफ्त में गैस सिलेंडर भी मिलेगा, और सिंचाई की मुफ्त में बिजली भी मिलेगी, और गन्ने का भुगतान भी 14 दिन के अंदर होगा। बहुत सी हलचल है। हम आपको नाश्ता करते हुए उठाकर यहाँ ले आए, आपने हमसे बातचीत की। अनुराग जी, सायरन भी बज रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी जा रहे हैं, मैं जानती हूँ आपको जाना है, चुनाव का आज प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन आप सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, और पूरा बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है इस वक्त काशी में है। सह प्रभारी होने के नाते इज दिस हौसला अफजाई और इज दिस नर्वसनेस? बिल्कुल भी नहीं। मेरा काम है ये पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखना, और मैं कह सकता हूं काशी में तो एक ही रंग दिखता है, मोदी में काशी। और यहाँ के लोग आप कहीं पे भी जाइए, मोदी मोदी करते हैं। पूरा कैबिनेट लोग कह रहे हैं कि अब काशी में है, काशी कहीं देश का कैपिटल ना हो। काशी तो सांस्कृतिक धरोहर है, पहले ही दुनिया की कैपिटल है, देश की तो छोड़िए जी, दुनिया की कैपिटल है सांस्कृतिक रूप में। ये जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसको हमें इसी तरह से आगे बढ़ाना भी है। मोदी जी ने बहुत काम किया है, हम सब मिलकर काम करेंगे, और ये अपने आप में दिखाता है कि यूपी का महत्व क्या है। हम सब यहाँ पर हैं, लेकिन दूसरी और कौन है जो यूपी बिहार को गाली निकालते हैं? राहुल जी जाकर वायनाड में कहते हैं यूपी के लोगों की बुद्धि कम है, और अब चुनाव प्रचार में नहीं आते। सोनिया जी नहीं आती हैं, और ममता बनर्जी यूपी के लोगों को गुंडा कहती हैं,
तो अखिलेश यादव जी उनको लेकर आते हैं। ये वो लोग हैं जो यूपी को अपमानित करते हैं। हम लोग यूपी का मान सम्मान, क्योंकि यूपी के लोगों ने राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाई, इसलिए यूपी का मान सम्मान देश भर में बढ़ता है। जाने से पहले बस एक नंबर पूछना चाहूंगी, कितनी सीटें, ताकि 10 तारीख को नोक झोंक का कोई मुद्दा बने। कितनी सीटें बीजेपी को? आपको नोक झोंक का कोई अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आएंगे फिर योगी ही। और ये जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी, योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास किया है, ये एक बार फिर जैसे पहले 13 शतक लगाया था, इस बार फिर 300 पार करने जा रहे हैं। 300 पार? क्यों नहीं? और अगर 300 पार ना हुए तो 10 तो तारीख को मैं पिला इंटरव्यू? दूंगा, चलिए अगर फिर ऐसा हुआ तो फिर कॉफी पर चर्चा जारी रहेगी। लेकिन आपको भी तो पिलानी पड़ेगी। हाँ, अगर 300 पार आप ठीक कर है। देंगे तो कॉफी हम पिला देंगे। धन्यवाद। इसमें क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू वेरी मच अनुराग ठाकुर जी। सूचना प्रसारण मंत्री हैं आप, खेल के मंत्री हैं, और जिस तरह से आप तैयार हैं इस वक्त दौड़ लगाने के लिए ताकि आखिरी दिन के सारे प्रचार आप कर सकें, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और 10 तारीख को कॉफी पर होगी चर्चा। मैं तो यही कहूंगा, 10 तारीख को आप लिख कर रख लीजिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश में है कि वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश जी और राहुल जी और मायावती जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। हवा सचमुच चल पड़ी, पत्ते हिल रहे हैं। अब ये हवा कहाँ को जा रही है, ये 10 मार्च के ईवीएम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।